हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के ऊपर, जो कि आपके सीयूईटी पीजी प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। हालांकि इसका महत्व हिंदी से संबंधित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो जनसंचार से रिलेटेड आपको यूजीसी नेट में एक दो प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा यूपी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी जीडीसी की परीक्षा में भी इससे सवाल आते हैं, उसके भी सिलेबस में लगा हुआ है। तो जनसंचार टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि जो सीयूईटी का सिलेबस लगा हुआ है उसमें 5वां नंबर का जो पॉइंट है, जनसंचार माध्यमों में हिंदी की क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है। उसके अंतर्गत हमें समाचार पत्र और हिंदी के बारे में पढ़ना था, विज्ञापन और हिंदी, रेडियो एवं टेलीविजन में हिंदी का क्या महत्व है, इसके बारे में बात करना है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जनसंचार क्या है। देखा जाए तो जनसंचार का अर्थ सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। तो ध्यान में रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जनसंचार का मतलब क्या है, तो ऐसी सूचना जिसको कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके। इतना ही नहीं, जनसंचार के माध्यमों द्वारा जनमत का निर्माण भी सहज संभव होता है। तो सामान्य तौर से जनसंचार का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। इसको अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहा जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो उसके विभिन्न माध्यम हैं। आमतौर पर जैसे मैं लेक्चर आपको यहाँ से डिलीवर कर रहा हूँ, तो ये एक माध्यम है। यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं। तो ये क्या है? जनसंचार का माध्यम है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे वर्तमान में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तमाम प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा रहे हैं। अब मायने ये रखता है कि ये सूचनाएं सही हैं या गलत है। आप देख रहे होंगे कि दोनों तरीके की सूचनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम चर्चा करेंगे कि जनसंचार के विभिन्न माध्यम क्या है, जो कि हमारा टॉपिक था। विभिन्न माध्यम, क्योंकि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो विकल्प बनाए जाते हैं उनमें ये सवाल पूछे जाते हैं कि जनसंचार के कौन से माध्यम हैं या फिर कौन से माध्यम नहीं है। तो आप देखेंगे कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म और समाचार पत्र, ये 4 यहाँ पर माध्यमों का उल्लेख किया गया है, जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान एक जगह से दूसरे जगह करते हैं। आकाशवाणी, जिसका कि क्रेज अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसको कि हम रेडियो भी कहते हैं। पहले के जमाने में सबसे ज्यादा अगर जनसंचार में योगदान करने वाला कोई माध्यम था तो आकाशवाणी था। चाहे हमारा देश आजाद हुआ हो, उसकी सूचना आकाशवाणी से ही लोगों को मिली। उस समय तो टेलीविजन इत्यादि नहीं था। अगर आपका इंटरेस्ट खेल में हो तो क्रिकेट मैच का आंखों देखा है, आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि मिमिक्री करते हुए कमेंट्रेटर्स का। तो ये आकाशवाणी का ही प्रभाव रहा है कि सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाती थी। शुरुआती माध्यम में आकाशवाणी का काफी रोल था। बाद में फिर दूरदर्शन आया, यानी कि जिसको टेलीविजन कहा जाता है, टीवी कहा जाता है, इसको चलचित्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा प्रचलित शब्द नहीं है चलचित्र, यानी कि दूरदर्शन, जिसको कि अंग्रेजी में टेलीविजन कहा जाता है। ये भी जनसंचार में अपना अहम रोल निभाता है। और आज का ऐसा समय है कि लगभग सभी के घरों में ये टेलीविजन पाया जाता है। हालांकि इसकी क्वालिटी में अब बहुत बदलाव आ गया है। पहले सलोरा, ओनिडा ये सारी टीवियां होती थी, लेकिन अब तो एलईडी से संबंधित टीवी आ गई है, सैमसंग इत्यादि की, और भी बेहतर क्वालिटी की। इसके बाद जनसंचार में फिल्मों का काफी रोल रहा है। ठीक है, और समाचार पत्र, जैसा कि हम रोज प्राय किसी न किसी समाचार पत्र को पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो। ठीक है, अपना लोकल जो भी अखबार हैं उनके माध्यम से आसपास में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, सूचनाएं हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं। तो मुख्य तौर पर बताने की कोशिश यही थी कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म और समाचार पत्र का अहम रोल है। इसके अलावा एक और चीज है जिसका नाम है विज्ञापन। विज्ञापन एक ऐसा वर्ड है जो कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म और समाचार पत्र चारों से जुड़ा हुआ है। इसका बहुत ही अहम रोल है। अगर कोई सूचना आपको देना है व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से, तो उसका माध्यम हम इन जनसंचारों को बनाते हैं,
जिसको कि विज्ञापन के थ्रू हम देने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा अब बहुत सारे इस तरीके की ऐड इसको कई बार शॉर्ट में बोल दिया जाता है कि ऐड आ रहा है। तो ऐड आ रहा है तो अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि विज्ञापन आ रहा है। वो विज्ञापन क्या है? जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि इन माध्यमों में, मतलब उपयुक्त जो चारों माध्यमों में हमने चर्चा की, उसमें विज्ञापन का विशेष स्थान है। यह अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट शब्द का हिंदी अनुवाद है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो ध्यान में रखें एडवर्टाइजमेंट। आप अच्छे से जानते होंगे एडवर्टाइजमेंट का शाब्दिक अर्थ है टू एडवर्ट, यानी कि ध्यान दिलाना। परीक्षाओं का जो विज्ञापन निकलता है वो भी ध्यान ही दिलाता है कि जो बच्चे इस एग्जाम में अपने मन पसंदीदा एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं उसके लिए विज्ञापन निकला, जिसको एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। अगर कोई चाहे तो विज्ञापन न निकाल के आराम से वैकेंसी हो सकती है, लेकिन सूचनाओं का जनसंचार माध्यमों का हमें यूज करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंचे। मुझे नहीं मालूम है कि जब से इन सूचना तकनीकों का माध्यम नहीं रहा होगा हमारे पास तो लोगों को कैसे जानकारी मिलती रही होगी। बहुत कम लोग इससे जागरूक रहे होंगे कि कहाँ पर विज्ञापन निकल रहा है, कहाँ पर नहीं निकल रहा है। आज का समय ऐसा है कि प्रतियोगी छात्र एक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, एक से अधिक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर, तो सूचनाएं जैसे ही निकलती हैं कहीं से भी तुरंत वो फैल जाती हैं। तो आज सूचनाओं को प्राप्त करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन सोचिए जिस जमाने में मोबाइल इत्यादि नहीं रहा करती रही होगी, उस समय बहुत सारे लोग वंचित रहे होंगे विज्ञापनों से। ठीक है, खासतौर से मैं नौकरी वाले विज्ञापन पर चर्चा कर रहा हूँ। आगे मैं बात करूंगा ये जो विज्ञापन जो आप टीवी में देखते हैं, आकाशवाणी में सुनते हैं, फिल्म जब आती है तो बीच बीच में 20-20 मिनट पर विज्ञापन आते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई आप न्यूज चैनल देख रहे हैं तो उसमें भी विज्ञापन आते हैं। विज्ञापन का प्रभाव हमारे ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। एक से एक आप विज्ञापन टीवी में देखे होंगे। संकेतों को समझिए और याद कीजिए कि हमने कौन से विज्ञापनों को देखा है। आपने देखा होगा कि ड्यू का बहुत सारा विज्ञापन आता है जिसमें कि ड्यू छिड़का जाता है अपने ऊपर और आसपास में बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं, फिर उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती हैं। हंसी मजाक में कई लोग बोलते हैं कि हमने तो बहुत खरीद कर लगा लिया लेकिन कोई नहीं मिला। तो ये विज्ञापन है, जो ज्यादा चलता है वो है। आपने एक विज्ञापन देखा होगा कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक है कि क्या चल रहा है, तो सब बोलते हैं कि फौज चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे विज्ञापन लोगों को क्या करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं। विज्ञापन शब्द का अर्थ है विशेष रूप से ज्ञापित वस्तु, अर्थात किसी वस्तु के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना। विज्ञापन में विशेष रूप से जानकारी भी दी जाती है और आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाता है। एक खास आप देखे होंगे कि एक विज्ञापन आता है विमल पान मसाला। आप देखेंगे कि उसमें 3 फिल्मी स्टार एक साथ उसको प्रस्तुत करते हैं, तो कितना महत्वपूर्ण विज्ञापन होगा उन फिल्म स्टारों के लिए। हालांकि विमल पान मसाला स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, हानिकारक है, इस पर मैं नहीं ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो विज्ञापन हानिकारक रहता है उसके नीचे हानि वाले पोर्शन को बहुत तेजी से बोला जाता है। ठीक है, कंडीशन सप्लाई करके ऐसे बहुत तेजी से बोला जाता है ताकि आप उसको ठीक से समझ भी नहीं पाए और उन तीनों अभिनेताओं को देखने के बाद आप विमल पान मसाला खाने के आदी हो जाए। तो ये क्या है, विज्ञापन का असर है। ठीक है, और भी बहुत सारे विज्ञापनों को आपने देखा होगा, अलग अलग समस्याओं पर आधारित है। कहा जाता है कि एक विज्ञापन की सफलता इस बात में है कि वह विज्ञापित वस्तु के प्रति ग्राहक के मन में दिलचस्पी जगाए तथा उस वस्तु को खरीदने के लिए उत्प्रेरित और उत्तेजित करे। तो तमाम मुद्दों पर विज्ञापन बनाए गए हैं। अब दोबारा अगर इस लेक्चर के बाद आप टेलीविजन इत्यादि देखेंगे, खासतौर से हमारे जीवन में अभी दूरदर्शन टेलीविजन का ही इंपॉर्टेंट है और फिल्मों का। समाचार पत्र अपेक्षाकृत लोग कम ही देखते हैं और आकाशवाणी तो लगभग कम हो गया, तो ज्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन की सफलता क्या है कि वो ग्राहक के मन में एक लालसा जगाए कि काश ये चीज मेरे पास भी हो। आप देखेंगे कि 4 व्हीलर्स के विज्ञापन आते हैं तो लोग उन विज्ञापनों को देखकर ही कई बार 4 व्हीलर्स खरीद लेते हैं। 2 व्हीलर्स का आता है, ड्यू का मैंने बताया कि आता है, इसके बाद कपड़ों का आता है, कुकर का आता है। ठीक है, साबुन इत्यादि जितना भी आपके दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं, महत्वपूर्ण वस्तुएं, सब पे कोई न कोई विज्ञापन। अब बात करते हैं, जैसा कि सिलेबस में दिया गया था कि जनसंचार की विशेषताएं क्या है। जनसंचार की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यह साधारण जनता के लिए होता है
यह विशेष वर्ग के लिए नहीं होता। जैसा कि आप देखते हैं कि हर जगह कैटेगराइजेशन है, लेकिन जन संचार जो होता है वो किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, ये सबके लिए क्या है, साधारण जनता के लिए। कोई भी इसको देख सकता है, ये विशेष वर्ग में विभाजित नहीं है। इसकी दूसरी विशेषता है कि यह अपना संदेश तीव्रतम गति से अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि माध्यमों को अपनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और विशेषताएं हैं कि जन संचार का माध्यम लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। जन संचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके का भी हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता के समक्ष खड़े होकर संदेश दिया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे रहकर जनता को संदेश दिया जा सकता है। तो दोनों तरीके का होता है, लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से जनसंचार होता है। इसका यूज वर्तमान समय में बहुत तेजी से, खासतौर से इसीलिए एक वर्ड यूज किया जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो उसमें सही और गलत दोनों तरीके की न्यूज जाती हैं। अब ये जनता के ऊपर है कि उन न्यूजों को कितना वो सर्च करते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर वो विचार करते हैं या फिर तुरंत उसको मान लेते हैं। जनसंचार की अगली विशेषता है कि इसमें जन सामान्य की प्रतिक्रिया का पता चलता है। कोई मुद्दा छेड़ दिया जाता है तो उस पर जनता का क्या कमेंट्स है। खासतौर से फेसबुक इत्यादि पर आप देखेंगे, व्हाट्सएप पर देखेंगे, तो किसी भी मुद्दे पर तमाम तरीके के कमेंट्स आते हैं। प्रतिक्रिया जो कि कमेंट्स की क्या है, हिंदी है। जनसंचार का प्रभाव गहरा होता है और उसे बदला भी जा सकता है। तो जनसंचार वर्तमान समय में आप देखेंगे कि एक कॉल पे 2 वैकेंसी पहले 4 साल 5 साल में क्लियर हुआ करती थी। अब ये जनसंचार माध्यम के बदौलत ही हर साल कंप्लीट हुई, क्योंकि तुरंत है कि कब विज्ञापन निकलना चाहिए, नहीं निकल रहा है तो इसके लिए कैसे प्रेशर ग्रुप बनाना चाहिए। लोग एक मैसेज पर इकट्ठा हो जाते हैं, 100-200 लोग ही इकट्ठा होते हैं तो भी एक प्रेशर तो बन जाता है। ये जनसंचार की वजह से ही, ये नहीं रहता तो फिर बड़ी दिक्कत होती। अब देखते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। सूचना के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, जैसा कि शुरू में ही बताया गया कि जनसंचार माध्यमों के द्वारा विश्व की विभिन्न घटनाओं, सामाजिक, राजनयिक स्थितियों की सूचना जन सामान्य को जल्दी से मिल जाती है। इसके साथ ही देश विदेश की प्रगति, वैज्ञानिक आविष्कारों की गति, सूचना भी जनता तक पहुंच जाती है। तो जनसंचार की जो खास विशेषता है, पहली विशेषता की इंफॉर्मेशन। हम रहते हैं इंडिया में, लेकिन हम अमेरिका में क्या हो रहा है उसके बारे में भी जानते हैं, इंग्लैंड में क्या हो रहा है उसके बारे में जानते हैं, चाइना में क्या हो रहा है, किसी भी देश में क्या हो रहा है हम नजर रखते हैं। ये सूचना की बदौलत है। ठीक है, इसके लिए कोरोना का जब समय आया था तो हम हर देश के लगभग डिटेल्स को जान रहे हैं कि कहां पर कोरोना बढ़ रहा है, कहां पर कोरोना घट रहा है। ये किसके बदौलत हो रहा था, जनसंचार। दूसरा कि अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। जनसंचार का एक खास रोल है एक्सप्रेशन के लिए, जिसका कि यूज मैं खुद कर रहा हूं। अगर ये जनसंचार नहीं रहता तो शायद मैं आप लोगों के सामने लेक्चर को प्रस्तुत कर पाता, मैं अपने कॉलेज में पढ़ाता, उन्हीं बच्चों को पढ़ाता और आप लोग नहीं जुड़ पाते। लेकिन इसके वजह से यहाँ पर जनसंचार की उपयोगिता को हमने समझा और इस प्लेटफॉर्म को चुना है। तो क्या है, इंफॉर्मेशन के बाद एक्सप्रेशन। जनसंचार के माध्यमों द्वारा व्यक्ति अपने विचार तथा भावों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सरकारी माध्यमों की अपेक्षा समाचार पत्रों में अधिक खुले रूप से रहती है, इसलिए समाचार पत्रों की महत्ता अन्यों की तुलना में बढ़ जाती है। समाचार पत्रों में आप देखते होंगे कि एक संपादकीय आता है, कुछ स्वतंत्र विचार आते हैं, वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर आधारित रहते हैं। उसमें कई बार आप देखते होंगे लिखा रहता है कि ये लेखक के स्वतंत्र विचार। तो ये जनसंचार नहीं रहता, अखबार इत्यादि नहीं रहते तो लोग अपनी अभिव्यक्ति को नहीं कर पाते। अब तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि इतने जनसंचार के माध्यम आ चुके हैं कि आपके दिमाग में कुछ भी रहता है, कोई भी विचार या भाव आता है, आप तुरंत उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करें। आगे देख लेते हैं और क्या इसकी खास विशेषताएं की उपयोगिताएं कि विचार तथा घटनाओं का विश्लेषण भी किया जा सकता है। जनसंचार के माध्यम से देश विदेश की घटनाओं की सूचना देने के साथ ही साथ उसके अर्थ का विश्लेषण भी करते हैं तथा सही मुद्दों तथा विचारों के लिए जन सामान्य का मत परिवर्तन करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। प्रगति एवं विकास। जनसंचार के माध्यम जन सामान्य की सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति, आर्थिक विकास आदि के लिए सघन अभियान चलाते हैं तथा मिशन के रूप में कार्य करते हैं। साथ में इसका जो अहम रोल है कि ये मनोरंजन के लिए भी यूज होता है। जो जनसंचार की उपयोगिता है, जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन तथा फिल्म आदि जनसंचार माध्यम के लिए जनता के लिए रोचकता तथा मनोरंजन के प्रभावी साधन बनते हैं। अगर मानकर चलिए
कि वर्तमान समय में तो मोबाइल एक ऐसी चीज आ गई है जिसमें तीनों का समावेश हो गया। आप फिल्म देखना चाहते हैं, आप टीवी देखना चाहते हैं, आप आकाशवाणी को भी सुनना चाहते हैं तो वहां पर भी देख सकते हैं। एक नाम सुना होगा आपने, बीबीसी, जो कि पहले आकाशवाणी पर आया करता था। अब ये आकाशवाणी वाला मामला खत्म हो गया है, अब ये सीधे आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल ही आप एक तरीके से देखा जाए तो कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब क्या हो गया है कि कर लो दुनिया मोबाइल में, सारी चीजें मोबाइल में उपलब्ध है। तो जन संचार में मोबाइल की इतनी अहम भूमिका है, इसकी कल्पना आप कर रहे होंगे क्योंकि आप भी लगातार इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसका यूज होता है। अब बात करते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो समाचार पत्र और हिंदी से ही संबंधित है। शुरू शुरू में हमने कुछ समाचार पत्रों का नाम लिया, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान इत्यादि का, तो ये तो प्रायः पढ़ने के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछा जाता है, जिसमें कि भारत में कुछ महत्वपूर्ण समाचार एजेंसियां हैं, जिसमें कि पीटीआई का नाम आपने सुना। ठीक है, यह अंग्रेज शासनकाल से कार्यरत, जो पहले एपीआई के नाम से जानी जाती थी, स्वतंत्रता के बाद उसका भारतीयकरण करके इसका नाम पीटीआई अर्थात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो यहाँ पर पीटीआई का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बता देंगे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। यह सरकारी एजेंसी के रूप में मानी जाती है। इसी तरीके से आप एक न्यूज देखते होंगे, एएनआई। ठीक है, कोई भी महत्वपूर्ण न्यूज होती है तो इसी को प्रामाणिक माना जाता है, ये हर जगह पहुंचा जाता है। जो प्राइवेट न्यूज चैनल है शायद वो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन एएनआई वहां पर पहुंचा रहता है। आपने देखा होगा, इसको नहीं देखा होगा तो अब दोबारा जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि फला सर ने वीडियो लेक्चर में बताया था। तो पीटीआई की तरह ही क्या, एएनआई। इसके बाद यूएनआई। यूएनआई आप देख रहे हैं, देश के कुछ बड़े समाचार पत्रों ने मिलकर यूएनआई यानी कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इन दोनों के फुल फॉर्म को जरूर ध्यान में रखें, परीक्षाओं में आ सकता है ये, कि इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। एक प्रकार से सरकारी एजेंसी पीटीआई की प्रतियोगी संस्था के रूप में यूएनआई कार्य कर रही थी। तो आप देख रहे हैं कि पीटीआई, यूएनआई एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी टाइप की संस्थाएं थी, दोनों सरकारी थी, दोनों का रोल अलग अलग था, लेकिन ये सब क्या करते हैं कि अंग्रेजी में ही समाचार वितरित करते हैं। जैसे वर्तमान समय में आप द हिंदू इत्यादि अखबारों का नाम सुने। इसके अलावा आप देखेंगे कि हिंदी समाचार, हिंदुस्तान समाचार, इसमें कि भारतीय भाषाओं में जो समाचार प्रसारित करने के उद्देश्य से सन 1949 में हिंदुस्तान समाचार नाम की एजेंसी शुरू की गई। शुरू में इसके द्वारा प्रादेशिक समाचारों के संकलन एवं प्रसारण आदि कार्य संपन्न होता रहा। सन 1954 में सर्वप्रथम देवनागरी टेली प्रिंटर का उपयोग इस समाचार एजेंसी ने शुरू किया। देख रहे हैं फैक्चुअल तरीके की जो जानकारी है कि हिंदुस्तान समाचार की शुरुआत कब हुई, 1949 में, लेकिन ये लगभग 5 साल के बाद सन 1954 ईस्वी में सर्वप्रथम देवनागरी में टेली प्रिंटर का उपयोग शुरू किया था। बाद के वर्षों में इसका फैलाव देश भर में हो गया। आशा नाम की एक संस्था है जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हिंदी भाषा में समाचार प्रसारित करने के उद्देश्य से सन 1986 में आशा न्यूज एजेंसी का गठन किया। इसकी सेवाएं देश भर के सैकड़ों बड़े छोटे समाचार पत्र ले रहे। तो आपने देखा कि भाषा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार पत्र, जो कि हिंदी के विकास में भी और जन संचार के माध्यमों में अपना अहम रोल निभा रहे हैं। आगे देखते हैं यूनिवार्ता। यूनिवार्ता का नाम आपने सुना होगा, जिसको कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, जो कि यूएनआई है। इसने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए यूनिवार्ता नामक एक अलग एजेंसी की स्थापना की। तो आप लगातार देख रहे हैं कि पीटीआई और यूएनआई प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से समाचार पत्रों में हिंदी के यूज पर जोर देते हैं। शुरू में जो अखबार निकलते थे वो अंग्रेजी में, लेकिन बाद में हिंदी को भी इंपॉर्टेंस दिया गया। अंग्रेजी समाचार एजेंसी की छत्र छाया में रहने के कारण अनेक मूलभूत समस्याएं इसे अनायास ही प्राप्त हो गई। फलतः इसके कार्य का फैलाव देश भर में तेजी से हो गया। समाचार भारती, भारतीय भाषाओं में समाचार देने के उद्देश्य से सन 1965 में समाचार भारती नामक समाचार एजेंसी की स्थापना की गई। यह संस्था लिमिटेड कंपनी के रूप में प्रारंभ की जाने के कारण पूरक बनी रही और उसका स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हो पाया, क्योंकि ये लिमिटेड थी। तो इसको जब तक फंड मिलता रहा, लोग इसमें काम करते रहे, तब तक ये चलती रही, बाद में ये बंद हो गई होगी। ठीक है, लेकिन हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखना है कि समाचार भारती, यूनिवार्ता, आशा,
हिंदुस्तान समाचार, पीटीआई, यूएनआई क्या है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने यही कोशिश की कि आपका परिचय जनसंचार से किया जाए, जनसंचार के माध्यमों से किया जाए, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जाए और उसकी क्या उपयोगिता रही है, और हिंदी में जो समाचार पत्र निकलते रहे शुरुआती दौर में उनका क्या रोल रहा है। वर्तमान समय में तो ढेर सारे समाचार पत्र आपको मिल जाएंगे और मुझे लगता है कि आपके पास समय ही नहीं होगा पढ़ने के लिए। एक आध दो अखबार आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, हालांकि बहुत सारे अखबारों के अब ऐप भी बन गए हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं। आपके काम की एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हो तो जनसंचार माध्यम और जो प्रयोजनमूलक हिंदी, इससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में डालूंगा, उसको आप देख सकते हैं। हालांकि उसका आंसर आपको तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आप मानसिक अभ्यास कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी और जनसंचार माध्यमों से किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। और एक चीज और मैं कहूंगा कि जो बच्चे सीयूईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक बार जरूर नीचे कमेंट्स करते हैं ताकि मुझे अनुमान लग जाएगा इस चैनल से कितने बच्चे जुड़े। तो उम्मीद है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा, कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।